Hello students, this is Manjeet Singh, your social studies teacher. Students, as you know, we were doing our chapter electoral politics. In this chapter, we have already discussed about the elections, Indian election system, types of election in India. And students, today we are going to start the electoral constituencies. What is electoral constituency and its meaning? So let's start, students. In India, we are following an area based on system of representations. For this purpose, country is divided into different areas for the purpose of the election. These areas are called electoral constituencies. So देखिए स्टूडेंट्स, जो इंडियन इलेक्शन सिस्टम है उसमें क्या किया हुआ है, इंडियन इलेक्शन कमीशन ने इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया इलेक्शन पर्पस के लिए। क्योंकि एक साथ तो अगर पार्ट में डिवाइड ना किया होता तो एक साथ इलेक्शंस करवाते तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट को लाने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एरियाज में को डिवाइड कर दिया। तो उन्हीं एरियाज को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल देते हैं। आगे देखते हैं। For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. लोकसभा की इलेक्शन के लिए कंट्री को डिवाइड किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इट मीन्स दैट 543 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है इसको। एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन शॉर्ट फ्रॉम एमपी। तो जो इन्हीं एरियाज में से इलेक्ट किया जाता है उसको हम एमपी बोल देते हैं, मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट बोल देते हैं। तो नेक्स्ट है आगे। ईच द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और अब इंडिया को तो डिवाइड किया हुआ है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अब आगे जो इंडिया की स्टेट्स हैं बेटा, उनको भी आगे डिवाइड किया हुआ है इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो उनको भी हम आगे क्या बोल देते हैं, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोल देते हैं। तो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। जो जो स्टेट की असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से इलेक्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसे एमएलए बोल देते हैं। तो नेक्स्ट क्या है। इन द म्युनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब आगे जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि कंट्री को डिवाइड किया हुआ है आगे स्टेट्स में, और स्टेट्स को भी आगे स्टेट्स के आगे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के आगे सिटीज टाउन्स आ जाते हैं और विलेजेस आ जाते हैं। तो विलेज और टाउन में क्या किया हुआ है, उनमें भी बेटा विलेज और टाउन को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, उसे हम वार्ड्स बोल देते हैं, वो भी एक लाइक का कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज दी सीट्स। अब जो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, इनको हम सीट्स भी बोल देते हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या होती है, एक ही रिप्रेजेंट करती है वो वन सीट को। फॉर एग्जांपल, लोकदल वॉन 60 सीट्स इन हरियाणा। इट मीन्स दैट कैंडिडेट ऑफ अ लोकदल वॉन इन 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे अभी हम बात करें पंजाब की, पंजाब में क्या है, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर पंजाब के, तो उनकी सीट्स हैं पंजाब में जो इलेक्शंस हुई थी, उनकी जो जितनी भी सीट्स उन्होंने वॉन की थी बेटा, उनको हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलेंगे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। रिजर्व्ड रिजर्व आपको पता है, जो जिसमें एससी और एसटी आ जाते हैं। इन इंडिया सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर people who belong to the scheduled castes and scheduled tribes। अब इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व रखा हुआ है उन लोगों के लिए जो शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं, या फिर वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं।
In our SC scheduled caste reserved constituency, only someone who belong to the scheduled caste कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब एस सी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जस्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट को ही बिलोंग करता है वही वहाँ पे इलेक्शन में खड़ सकता है, वही इलेक्शन में लड़ सकता है इलेक्शन को। आगे सिमिलरली दोज हु आर बिलोंग टू द एस टी, वो भी इलेक्शन में बेटा एस टी की ही इलेक्शन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो बिलोंग करते हैं वही आगे स्टैंड कर सकते हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन क्या है हमारी यहाँ पे 79 सीट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कितनी है 41 सीट्स। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाई डू वी नीड अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हमें पता चल गया, जो सीट्स हैं कुछ की सीट्स होती हैं जो जो एससी के लिए या एसटी के लिए रिजर्व रखी जाती हैं लोगों के लिए, तो अब उनकी हमें ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है, उसके बारे में भी हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए, Indian Constitution ensures every citizen to elect its representatives and to be elected as a representatives. Indian Constitution maker made a special system of the reserved constituencies for the weaker section to get elected to the Lok Sabha and State Legislative Assembly. अब देखिए, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इस बात को खास ध्यान में रखकर एक सिस्टम जनरेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने देखा कि जो वीकर सेक्शन है वो अगर इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा, ओपन इलेक्शन होगी, वहाँ पे कोई रिजर्व्ड सीट्स किसी के लिए नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वीकर सेक्शन को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, वो आगे आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रख दी थी, कुछ सीट्स रिजर्व्ड रख दी थी। तो देखिए, जो वीकर सेक्शन के लोग होते हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, ना ही वो एजुकेटेड होते हैं ज़्यादा, और ना ही उनके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है कि वो इलेक्शन में लड़ पाएँ, और कॉन्टैक्ट लिस्ट लाइक का नेटवर्क उन लोगों को कोई ज़्यादा जानता नहीं होता एरियाज़ में, ना ही उनके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू वो अपना एक एडवर्टाइजिंग कर पाएँ। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बेटा एक रिजर्व्ड जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीट्स उन्होंने रखी थी। सो सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द एससी एंड एसटी। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन लोकल बॉडीज विलेज और म्यूनिसिपैलिटीज आर रिजर्व्ड फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम ओबीसी बोल देते हैं। नेक्स्ट आगे हम वोटर लिस्ट के बारे में देखेंगे। अब वोटर लिस्ट क्या होता है, देखिए वोटर लिस्ट, मीनिंग ऑफ द वोटर लिस्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब वोटर लिस्ट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके जो पेरेंट्स हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है उनके पास आपके विलेज का कोई आता है, वो उनको एक लिस्ट दिखाता है कि उनका नेम है लिस्ट में या नहीं है। जब वो इलेक्शन में अपनी वोट देने जाते हैं इलेक्शन वाले दिन, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्टली उनको उनका नेम देखा जाता है लिस्ट में, उसके बाद उनको एंटर करने देते हैं इलेक्शन बूथ में। तो देखिए, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। तो इलेक्शन के पहले जो एलिजिबल होते हैं वोट्स के लिए उनकी लिस्ट एक प्रिपेयर की जाती है। तो नेक्स्ट, दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। इस लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम कॉमनली सिंपल सा वोटर्स लिस्ट बोल देते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप यही है कि फर्स्टली वो एक वोटर्स लिस्ट क्रिएट करें, उसके बाद ही वो इलेक्शन करवाएं। The electoral roll is normally revised every year to add the name of those who are to turn 18 on the 1st January of that year, or have moved into a constituency, and remove the name of those who have died and moved out of the constituency. अब जो वोटर्स लिस्ट होती है उसको बेटा एवरी ईयर अपडेट करते रहते हैं। उसमें देखिए 1 जनवरी को वहाँ पे देखा जाता है एवरी ईयर कि जो जो लोग जो जो सिटीजन या जिसे हम बोल देते हैं पर्सन
जो 18 से प्लस हो जाते हैं उनको उनका नेम ऐड किया जाता है वोटर लिस्ट में। और जो जिनकी डेथ हो जाती है या फिर जिनकी लाइक का मैरिज हो जाती है या कोई माइग्रेट हो जाता है, मूव हो जाता है किसी अदर कॉन्स्टिट्यूंसी के में, मतलब किसी अदर एरियाज में। आपने देखा होगा विलेज में जब किसी लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद उसका नेम उस विलेज की वोटर लिस्ट में से कट कर जहाँ पे उसकी मैरिज होती है उस एरिया में उसका डाल दिया जाता है नेम। तो यही होता है, मतलब वोटर जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट करने के लिए यही स्टेप्स होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम EPIC बोल देते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे वोटर कार्ड भी हम बोल देते हैं जनरली। This is a new system introduced by the Election Commission. The government has tried to give this card to every person on the voter list. जिनका वोटर लिस्ट में नेम होता है उनको वो ट्राई करती है कि उनको एवरी पर्सन को एक कार्ड दें, जिसे हम वोटर कार्ड बोल देते हैं। The voters are required to carry this card when they go out to the vote, so that no one can vote for someone else. But this card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proof of identity like राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए, वोटर कार्ड हर एक के लिए मैंडेटरी है, उसके पास होना ज़रूरी है, नेसेसरी है जब वो वोट देने जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसे इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाया था क्योंकि पर्सन टू टू टाइम्स या डबल टाइम वो 3 टाइम्स इलेक्शन में कोई वोट ना दे पाए। तो इसीलिए उन्होंने उस वोटर कार्ड को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन अभी तक वो वोटर कार्ड है वो कंपलसरी नहीं किया, इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं किया, क्योंकि अब क्या होता है एक आईडी प्रूफ ले जाते हैं, चाहे राशन कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ दी होती है किसी भी पर्सन की। तो उसमें उसकी जस्ट डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है और उसको एंटर किया जाता है वोट देने के लिए। तो नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है? इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव अ रियल चॉइसेस एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू एनीवन टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों के पास एक रियल चॉइस होनी चाहिए, उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी की के कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन में। तो नेक्स्ट क्या है? एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। तो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता और जिसके पास एक वोटर आईडी होती है वो भी वो इलेक्शन में कैंडिडेट बन सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है? द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 while it is only 18th for being a voter. अब वोटर के लिए जो जो वोट देने जाता है, वोटर के लिए जस्ट 18 ईयर कंपलसरी की हुई है हमारे यहाँ इंडिया में। और जो कैंडिडेट होता है इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी एज 25 ईयर होनी ही चाहिए, तभी वो एक कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन का। अनदर वन रिस्ट्रिक्शन, दोज हु आर क्रिमिनल इन द एक्सट्रीम केस कांट कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन। जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं, वो बेटा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। आगे क्या है? दी पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट दी पार्टी सिंबल और सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती हैं, कैंडिडेट्स को चुनती हैं और उसको एक पार्टी का सिंबल दे देती हैं और उसको सपोर्ट्स देती हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। तो जो पार्टी का नॉमिनेशन होता है उसको नॉमिनेशन को हम क्या बोल देते हैं? पार्टी टिकट बोल देते हैं। तो ये होता है एक नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट्स। उसके बाद रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड अ न्यू डायरेक्शन फॉर द कैंडिडेट्स। एवरी कैंडिडेट्स नीड टू गिव अ लीगल डिक्लेरेशन अबाउट। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शंस दी हैं, न्यू डायरेक्शंस दी हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो वो कौन कौन सी हैं? लीगली उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, वो कौन सी हैं? सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट्स, जिनके ऊपर एक सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग होते हैं। एक तो वो डिटेल ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, उसकी डिटेल्स एसेट्स की देनी पड़ती हैं
एंड देन आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मैंडेटरी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। This provides an opportunity to our voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates. So, students, यही थी आज का आपका लेक्चर। आई होप आज की वीडियो का जो कंसेप्ट था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो थैंक यू बेटा।